24 जनवरी 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। दोस्तों, रिसर्च एंड साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो आपका बाकी का जो दिन है वो भी काफ़ी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव डे की शुरुआत के लिए चेकआउट क्यूरियसली फॉरएवर ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर है 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है ये क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ला नीनिया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसको विस्तार से समझेंगे। उसके बाद 2 आर्टिकल्स जो हैं वो बजट के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझने वाले हैं। देन वी हैव न्यूज़ एंड MCQ। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं आपके केपेबल शोल्डर्स पर रखता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पायोनियर का ये आर्टिकल है, ख़ास करके वे सारे लोग जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं। नॉर्दर्न इंडिया यानी कि रफली स्पीकिंग 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है उसके थोड़े नीचे और बाकी का जो पूरा अपर बेल्ट है कश्मीर तक, इन सारे इलाकों में हमें विंटर 2022 जो है वो थोड़ी और ज़्यादा सीवियर देखने को मिले हैं। इज़न्ट इट? मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस साल की जो ये ठंड वाली सीज़न है वो थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रही है। बहुत सारी जगहों पर बारिश भी हुई है। वैसे बारिश जो है वो विंटर टाइम में कुछ एरियाज़ में हमारे देश में होती ही है, लेकिन ये विंटर जो है ये थकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी जगहों पर हमें डेंस फॉग जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, फ्रीक्वेंट रेन्स, ये सारी चीज़ें। और ख़ास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे अलग अलग नॉर्दर्न इंडिया के राज्यों में फ्रेश कोल्ड वेव नज़र आ रही है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि बारिश हो सकती है, फॉग और ज़्यादा होगी और आने वाले कुछ दिनों में टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम समझने वाले हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ला नीनिया की इफेक्ट एक वेदर फिनोमिना है जो पैसिफिक ओशियन में होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं। इसको कहते हैं ला नीनिया। ना ये जो ला नीनिया है ये एक स्पेनिश शब्द है और ला नीनिया का मतलब होता है लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की। लिटिल गर्ल ये मतलब है ला नीनिया का, इसका ट्रांसलेशन। लेकिन वेदर वाइज बात करें अगर हम, तो ला नीनिया एक कोल्ड इवेंट की बात होती है। मीन्स कोल्ड इवेंट जब होता है या फिर एक चीज़ होती है पैसिफिक ओशन में जिसकी वजह से ला नीनिया की इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। और ऐसे समय पर जनरली नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न वर्ल्ड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक कोल्ड इवेंट हमें देखने को मिलती है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ पैसिफिक ओशन। ये वाला पोर्शन हम पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, देन वी विल मूव ऑन एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि क्या है ये ला नीनिया। तो ये है अलास्का, दिस इज़ कनाडा, ये रहा USA का वेस्टर्न कोस्ट, राइट, और ये हैं साउथ अमेरिका। इस तरफ अगर हम आए तो दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर इंडोनेशिया और बाकी के देश हैं, जापान एक्सेट्रा। तो ये रहा एशिया, ये रहा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। एंड देन यू हैव दिस पैसिफिक ओशन। ये पूरा जो पानी है, ये पूरा रेंज, ये सारा पानी पैसिफिक ओशन का है। ये नीचे जो आपको दिया गया है ये वाला, तो दिस इज़ सेम जियोग्राफिकल एरिया है। ये वाला जो सिनारियो है ये अल नीनियो यानी कि एक छोटा लड़का, ये हॉट इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बट आज हम अल नीनियो नहीं, अल नीनियो की रिवर्स सिचुएशन जिसको कहते हैं ला नीनिया, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये नॉर्मल ईयर जो लिखा हुआ है, तो मोस्टली ला नीनिया जो है ये थोड़ा नॉर्मल ईयर में और ज़्यादा जब चीज़ें थोड़ी सीवियर हो जाए तो वी कैन कॉल इट ला नीनिया, राइट। अब ये पैसिफिक ओशन, यहाँ पर रफली लेट्स से कि यहाँ से एक इक्वेटोरियल की लाइन निकलती है, राइट, इक्वेटर की लाइन निकलती है 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं, और 0 डिग्री के ऊपर वाला पूरा पोर्शन जो है ये नॉर्थ में आता है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो
साउथ में आता है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स होती हैं, अब आपको कुछ जियोग्राफी की बेसिक चीज़ें पता होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर नहीं पता है, अगर आपने लेट्स से जस्ट अभी प्रिपरेशन की शुरुआत की है, तो जो एनसीईआरटीज हैं उसमें जियोग्राफी के चैप्टर्स में आपको विंड के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे हवाएं काम करती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये सारी चीज़ें। तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी जो पृथ्वी है तो उसमें अलग अलग बेल्ट्स हैं। तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हर साल विंड की जो पैटर्न है वो एक दिशा की तरफ हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जनरली जो है एक बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो हवाएं जो हैं वो एक दिशा से पैदा होती हैं और एक दिशा तरफ वो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये अब हो गया आपका ये वाला जो रीजन है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब सॉरी, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ये एक बेल्ट जो है, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोर के नीचे थोड़ा अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ की विंड की पैटर्न जो है वो इस तरह यहाँ से पैदा होती है और उनका डायरेक्शन इस तरफ है। और नॉर्थ में ये होता है कि यहाँ ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से है। अब अगेन अगर आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में नहीं पता है देन डोंट वरी अबाउट इट। आप जैसे जैसे एनसीईआरटीज और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे आपको ये चीज़ जो है वो पता चलने लगेगी। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करे कि ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस यहाँ यानी कि यहाँ पर हवाएं जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, राइट। ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो ऊपर से हवाएं इस तरफ आ रही हैं, नीचे से हवाएं इस तरफ आ रही है। तो डायरेक्शन किस तरफ ये हवाएं जा रही हैं अगर हम देखें तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड, इज़न्ट इट। ये वेस्ट साइड जो है हवाएं जा रही हैं, रफली ऐसा पता चल गया आपको। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। नॉर्मली कैसे सिचुएशन होती है कि जो हवाएं हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे से इस तरफ, ऊपर से इस तरफ आ रही हैं। जब ला नीनिया की सिचुएशन जब होती है तो उस टाइम पर ये जो हवाएं हैं उनकी स्पीड, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ट्रेड विंड्स आर इवन स्ट्रोंगर देन यूजुअल, ये थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं। दिस आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। अब इसकी भी एक हिस्ट्री है कि जब व्यापार करने के लिए जो ये वाले देश जो हैं पैसिफिक ओशियन में, ख़ास करके एटलांटिक ओशियन में अगर आप देखें तो व्यापार करने के लिए पहले तो ये डीजल या फिर पावर्ड बोट्स नहीं थी, जो एक सेलिंग शिप्स होती थी जिसमें बड़े बड़े एक प्रकार से पर्दे होते थे। आई एम श्योर यू हैव वॉच्ड पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। और इसके अलावा भी आपने देखी होगी जो हवाओं के ऊपर काम करती हैं, राइट। उनका जो मेन फ्यूल है दैट इज़ हवा है। तो हवा के डायरेक्शन से ही जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी। तो ट्रेड विंड्स इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तरफ मीन्स आपको ट्रेड करने के लिए जाना है तो ये विंड्स जो हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करती थी। तो ला नीनिया के टाइम पर क्या होता है कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसकी वजह से जो वार्म वाटर हैं, अब पैसिफिक ओशियन में मैंने किस रीजन के बारे में आपको बताया, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ये 0 डिग्री वाला पॉइंट है, ये 0 डिग्री वाला बेल्ट है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन सा रीजन रिसीव करता है, तो ये इक्वेटर वाला रीजन। इसीलिए इक्वेटर पर जितने भी देश आए हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक गर्मी फील होती है। सनलाइट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर, और वहाँ का जो एक क्लाइमेट है वो भी काफ़ी दूसरी जगहों से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो यहाँ का पानी जो है वो, सरफेस का जो पानी है वो कंपेयर टू दूसरे रीजन से ज़्यादा गर्म होगा। अब क्योंकि सरफेस वाला जो पानी, लेट्स से ये अगर एक पानी की टैंक है, लेट्स इमेजिन, और इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर धूप आ रही है इसके ऊपर तो सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा, ये वाला पानी, इसलिए जो सरफेस पर है। ये वाला पानी जो है वो इस पानी के कंपैरिजन में कोल्ड होगा। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर मेकिंग लॉजिकल सेंस टू यू। तो ऊपर ऊपर वाला जो पानी है ये कहाँ पर, क्योंकि विंड्स इस तरफ जा रही हैं तो
जो सरफेस का पानी है, जो गर्म पानी है, वो एशिया की तरफ चला जाता है। लुक एट हियर, ये रहा एशिया। तो ये गर्म पानी जो है वो इस तरफ आने लगता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, इक्वेटोरियल विंड्स गैदर वार्म वाटर, देखिए यहां पर ऐसी सिचुएशन जब होती है तो अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर क्या होगा? यहां पर ऐसा होता है कि जो ऊपर ऊपर वाला गर्म पानी था वो यहां से चला गया। तो अब समंदर का जो अगेन द टैंक, आप देखिए कि ये पानी है यहाँ पर, तो ऊपर वाला पानी जो है गर्म वाटर ये इस तरफ जा रहा है, तो नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो रिप्लेस करके यहाँ पर आएगा। तो जब ये कोल्ड वाटर ऊपर आएगा, और ये कोल्ड वाटर जो है ये न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिएंट रिच पानी जो है वो सरफेस पर आता है अमेरिका के आसपास, और इसकी वजह से अमेरिका में जो स्क्विड और सैल्मन मछलियां हैं, स्क्विड जो होते हैं और जो सैल्मन मछली हैं, ये सारी चीज़ें कैलिफोर्निया के कोस्ट में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और मराइन लाइफ के लिए ये पानी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब ला नीनिया होता है तो फिशरी का जो बिज़नेस है यूएसए में वो काफ़ी, खास करके कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट का जो फिशरी का बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिट में आ जाता है, या फिर काफ़ी अच्छी मछलियाँ और मराइन रिसोर्सेज जो हैं वो उनको मिलते हैं। दिस कोल्ड वाटर्स इन द पैसिफिक पुश जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड, इसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो और ज़्यादा नॉर्थ में चली जाती हैं। ड्यूरिंग ए ला नीनिया ईयर विंटर टेम्परेचर्स आर वार्मर देन नॉर्मल इन साउथ। ला नीनिया का जब साल होता है तो साउथ यानी कि 0 डिग्री से नीचे वाला जो पोर्शन है साउथ का, इसमें विंटर जो है वो वार्म रहती है। विंटर इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में विंटर जो है वो और ज़्यादा कोल्ड हो जाती है। आई होप अब आपको इसका आंसर मिल गया है कि अभी जो फ़िलहाल हमने भारत की सिचुएशन देखी, कुछ राज्यों की सिचुएशन देखी जहाँ पर अनयूजुअली चिले या फिर बारिश के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्यों बारिश हो रही है, लेकिन ये वाली चीज़ें तो आपको पता चल गई कि वाई दिस विंटर 2022 इज़ मोर सीवियर बिकॉज ऑफ ला नीनिया। और ला नीनिया क्या है ये अब आपको पता चल गया है। ला नीनिया की एक जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये है कि और ज़्यादा हरिकेन की सीज़न जो है वो पैदा होती है। ला नीनिया कैन ऑल्सो लीड टू मोर सीवियर हरिकेन। तो दिस इज़ ए वार्निंग फॉर अमेरिका और इसके आजू बाजू के जो देश हैं वहाँ पर हरिकेन्स आने वाले समय में आ सकते हैं। द फॉल इन टेम्परेचर राइट नाउ इज ड्यू टू बिग क्लाउड कवर हैंगिंग ओवर गैंजेटिक प्लेन। पूरा जो गैंजेटिक प्लेन है पाकिस्तान से लेकर बिहार तक एक 1700 किलोमीटर लंबा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बड़ा सा क्लाउड जो है उसने इस पूरे रीजन को ढक कर रखा है, और इसकी वजह से सनलाइट यहाँ पर नहीं आ पा रही है, और सनलाइट कम होने की वजह से वैसे भी कोल्ड, एंड देन ये फॉग वाली सिचुएशन जो है वो जनरेट हो रही है। अब बारिश की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट में हमें बारिश देखने को मिली। और ये बारिश किसकी वजह से हो रही है? दिस रेनफॉल इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे देश में विंटर टाइम में बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में, और स्नोफॉल इज़ वन ऑफ द, स्नोफॉल की रीज़न भी वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये मेडिटेरेनियन रीजन में एक फिनोमिना है, और वहाँ से हवाएं जो हैं वो मॉइस्चर वाली हवाएं, मॉइस्चर वाली हवाएं जो हैं वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो लेट्स गो बैक टू द मैप। यहाँ पर देखिए ये वाला जो रीजन है दिस इज मेडिटेरेनियन सी है ये, और ये है अटलांटिक। तो इस रीजन से जो हवाएं हैं वो ऊपर उठकर फिर इस तरफ आगे बढ़ती हैं, और ये हवाएं जो हैं ये मॉइस्चर वाली हैं क्योंकि इनका जन्म यहाँ पर हुआ है, ये पानी के ऊपर या फिर इस रीजन में, पानी वाले रीजन में। तो ये जो हवाएं हैं ये ज़्यादा पानी वाली हवाएं, ज़्यादा मॉइस्चर वाली हवाएं जो हैं वो इस तरफ आगे बढ़ती हैं और फिर नॉर्थ इंडिया में बारिश होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड
western disturbances. The snowfall in Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh and adjoining areas would make North India more chilly. और ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से ये वाला पोर्शन जो है वो और ज़्यादा ठंडा होने वाला है. तो डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं. खास करके सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था ये ला नीनिया. एंड आई एम श्योर अब ला नीनिया आपको क्रिस्टल क्लियर होगा. वे सारे स्टूडेंट्स जिनके लिए ला नीनिया पहली बार आपने ये चीज़ देखी है, सुनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस डिस्कशन को बार बार सुने, 2 बार 3 बार. राइट, दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर. कोई नया कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको क्या देना पड़ता है, उसको आपको समय देना पड़ता है. ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि एक बार आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, नई चीज़ एक बार पढ़ेंगे और आपको याद रह जाएगी. दिस इज़ नॉट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. आपको इस चीज़ को बार बार समझना होगा. तो 2-3 बार इसको देखिएगा. एक हफ्ते के बाद फिर से इस डिस्कशन को एक बार आप देख लीजिए. एंड आई एम श्योर थोड़ा बहुत अगर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत सोचेंगे इसके बारे में, तो इट्स नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट. लेकिन हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए. जो हवाओं का प्रिंसिपल, विंड कैसे काम करती हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, दैन आई वुड रिकमेंड कि आप NCERTs के वो कुछ चैप्टर्स जो हैं उनको पढ़ लीजिए. उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि सनलाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर कैसे पड़ती हैं, सीजन्स कैसे चेंज होती हैं. सीजन्स के बाद आप विंड को समझिए, and then you come back to this thing, and then it will be very easy for you. Right, so now let's move on to the next topic, fiscal arithmetic. ये Indian Express का एक आर्टिकल है. Now next week, फरवरी में, 1 फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हमारे देश का यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं. लास्ट बजट जो उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो उस टाइम पर उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन के रोड मैप की बात बताई थी, और इस बार भी फिस्कल कंसोलिडेशन जो है उसके रोड मैप की बात बताई जाएगी. नाउ लेट मी क्विकली रीड दिस लाइन आउट फॉर यू. द लास्ट बजट हैड प्रेजेंटेड अ रोड मैप फॉर fiscal consolidation, projecting to bring down the fiscal deficit from 9.5% of GDP in 2020-2021 to 6.8% in 2021-2022, and thereafter to below 4.5% by 2025-26. Now, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने लास्ट बजट में यह कहा था कि फिस्कल डेफिसिट जो है उसको हम 2020-2021 में जो 9.5% है, तो उससे कम करके 2021-2022 में 6.8, और उसके बाद धीरे धीरे करके 25-26 तक पहुंचते पहुंचते ये 4.5% कर देंगे. अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, या फिर व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन. फिस्कल कंसोलिडेशन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट. तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब बहुत ही सिंपल है. आपका एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, आपका खुद का. लेट्स से कि आपका जो रेवेन्यू है, जो इनकमिंग पैसे हैं, एक दिन के आपके इनकमिंग पैसे हैं 100 रुपये, और एक दिन में आज के ही दिन की बात करें तो आपको 100 रुपये मिले, और आज के दिन में आपने 110 रुपीज़ खर्च किए. तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए आपको क्या करना, मीन्स आपने खर्च कर ली हैं, ये आउटगोइंग है आपका, दिस इज़ इनकमिंग. तो ये 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने कैसे किया, आपने अपने फादर से, ब्रदर से, मदर से, सिस्टर से, या फिर दोस्त से ये 10 रुपीज़ जो है वो बोरो किए, और इसके ऊपर आप एक इंटरेस्ट पे करेंगे. आप कल अगर उनको 10 रुपये वापस लौटाएंगे तो आपको उसके ऊपर 1 रुपी इंटरेस्ट पे करना है. ऐसी आपने कंडीशन रखी है. दिस इज जस्ट अ रफ एग्जांपल, आपको चीज़ें समझाने के लिए ये एक बहुत ही ईजी एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आप 100 रुपये आपकी रेवेन्यू है, और दूसरे दिन आपका खर्च जो है वो मोर लाइकली सेम है. आपने जो कल खर्च किए थे 110, उतना ही आपने खर्च किया, लेकिन उसके ऊपर आपको 1 रुपया जो है वो देना है इंटरेस्ट का. तो अब आपका खर्च कितना हो गया, 111.
तीसरे दिन जो है वो आप 100 रुपये, और सेम सिचुएशन होती है, आपने फिर से 110 किए हैं तो आपने फिर से बोरो किया तो ये 112 हो जाएगा, तो ऐसे 113, ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका कर्ज जो है वो बढ़ रहा है। तो दिस इज़ फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट, कि आपकी जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा आपका खर्च जब होता है तो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। और अब जो लेट्स से ये जो एग्जांपल में आप 115 तक पहुंच गए थे या फिर 119 तक पहुंच गए थे, फिर आपने सोचा कि यार ये तो कर्ज जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है और हमें फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता जा रहा है, तो अब हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो या तो आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करेंगे, जो 100 रुपये हर रोज़ कमाते थे तो उससे आप करेंगे कि आप 102 रुपये कमाएं, या फिर 105 की कोशिश करें, या 110 की कोशिश करें, और ख़र्च जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे ये जो है 119 में से नेक्स्ट डे 118 या फिर 117 होता जाएगा, और धीरे धीरे करके आप इसको अपना जो कर्ज है, जो आप बोरो कर रहे हैं, जो आपका खर्च है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो सरकारें भी ऐसा ही करती हैं। जो मैंने आपको एक दिन का एग्जांपल दिया वो आप साल में कन्वर्ट कर लीजिए कि एक साल में लेट्स से सरकार ने 100 रुपये कमाए और खर्च था उनका 110, तो 10 रुपीज़ जो बोरो किए तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब उसी चीज़ की कोशिश जो है वो सरकार करेगी कि 2025-2026 तक ये जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। और जब ऐसी चीज़ की जाती है, फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। आप चीज़ों को रिपेयर कर रहे हैं एक प्रकार से, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। दिस ट्रैजेक्टरी ब्रॉडली मिरर्स द पाथ लेड आउट बाय 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी यही सलाह दी थी कि ऐसा ही एक ट्रैजेक्टरी, ऐसा ही एक रास्ता बनाया था कि आप ऐसे करके धीरे धीरे करके फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़े। अब रेवेन्यू की बात करें तो अप्रैल से नवंबर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमारे देश का, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, और ये ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर के, लेट्स से कि ये वाला जो करंट फाइनेंशियल ईयर है तो इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2021 से, और ये फिनिश होगा 31 मार्च 2022 को। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है हमारे देश का। तो स्टार्टिंग के जो अप्रैल से लेकर नवंबर का जो समय है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 8 महीने हैं, इन 8 महीनों में हमारा जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन जो सरकार ने किया, दैट इज 15.4 लाख करोड़ रुपीस। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का कलेक्शन जो है वो काफ़ी सही रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि सरकार को जो रेवेन्यू मिला है वो काफ़ी अच्छा रहा है। The trend so far suggests that tax collections are likely to exceed the budget target by a significant margin. सरकार ने अगर लास्ट बजट में ये कहा था कि हम 100 रुपये टैक्स में से कलेक्ट करेंगे, तो ऐसा लगता है कि इस साल 105 रुपीज़ हमें मिलेंगे। अगेन दिस इज़ अ रफ एग्जांपल कि 100 रुपये आपने सोचा था कि इस साल हमें 100 रुपये टैक्स में मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कलेक्शन हो रहा है लग रहा है कि हम 105 तक पहुंच जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। However, it is difficult to arrive at firm estimates due to the economic uncertainty stemming from the third wave. Third wave अब कैसा बिहेव करेगी उसके ऊपर से ये रेवेन्यू जो है उसकी इम्पैक्ट, अभी धीरे धीरे जो पिकअप आ रहा है देखने को मिल रहा है थर्ड वेव का, कुछ जगहों पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये टैक्स कलेक्शन जो है वो हैम्पर हो सकता है। अब ये तो एक अच्छा सिनारियो है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है ये सरकार अचीव नहीं कर पा रही है। अब व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट? सरकार की एक कंपनी, अब सरकार का मेन काम बिजनेस करना तो नहीं है, सरकार का काम होटल चलाना, घड़ियाँ प्रोड्यूस करना, कार्स बनाना, ये सारी चीज़ें सरकारों का काम नहीं है। सरकार का काम है गवर्नेंस करना। बाकी की ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस या फिर जो अलग अलग बिजनेस मैन, बिजनेस वुमेन है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस है वो उसको करना है, सरकार को नहीं करना है। लेकिन देश की एक हिस्ट्री रही है, तो सरकारी कंपनीज थी, अब धीरे धीरे सरकार जो है वो अपनी कंपनीज को बेच रही है ताकि सरकार जो है वो गवर्नेंस पर फोकस कर सके। सरकार ने टारगेट क्या रखा था कि जो भी सरकार की कुछ ऐसी कंपनीज हैं, सरकार की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बेचकर सरकार को इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपीस मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली अभी तक कितने मिले हैं? 9,330 करोड़ ओनली। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, सरकार ने 2.1 लाख करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन सिर्फ 32,000 करोड़ रुपीस लास्ट टाइम हमें मिले, यानी कि सरकार को मिले। तो इतना बड़ा शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में? उसके पीछे रीज़न ये है कि आज भी डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसको
फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो ये रेवेन्यू का पार्ट गिना जाएगा, तो सरकार जो है वो एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम, जो कंसोलिडेशन कर रही है, फिस्कल कंसोलिडेशन, तो उसको जल्दी अचीव करने के लिए फटाफट अपनी कुछ कंपनीज को बेचना चाहती है, ना कि बिजनेस में से बाहर निकलने के लिए। या फिर आप किसी कंपनी को बेच रहे हैं तो उसको अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो है, अगर आप वो बेचेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे। अगर नुकसान में जा रही है कोई कंपनी, वो बेचेंगे तो आपको क्या कोई पैसा थोड़ी देगा उतना ज़्यादा। तो यही चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज के साथ हो रही है, और इसकी वजह से, और फिर इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है, कोविड वाली सिचुएशन थी, तो कोई नई कंपनी खरीदने के बारे में सोचेगा नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे। तो ये सारी सिचुएशन में लोग कंपनीज भी नहीं खरीदते, और इसकी वजह से सरकार जो है वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही है। और जब सरकार अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाएगी तो इसकी इम्पैक्ट किसके ऊपर होगी? फिस्कल डेफिसिट या फिर फिस्कल कंसोलिडेशन के प्लान के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होगी। आई होप अब ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, इज़न्ट इट? On the other hand, government spending does not appear to have maintained a steady pace. गवर्नमेंट जब पैसे खर्च करती है, गवर्नमेंट जब रोड बनाती है, गवर्नमेंट जब बिल्डिंग्स क्रिएट करती हैं, ब्रिजेस क्रिएट करती हैं, पोर्ट्स बनाती हैं, एयरपोर्ट्स बनाती हैं, जब सरकार ये सारे चीज़ों के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपेक्स कहते हैं, तो जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जब सरकार एक रोड बनाती है, तो रोड बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, बहुत सारे मजदूरों को जॉब मिलती है, बहुत सारे ट्रक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस वालों को बहुत सारा सामान जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ से वहाँ पर भेजने का काम मिलता है। फिर ट्रक्स बनाने वाली कंपनी जो है वो ज़्यादा ट्रक्स बेच पाएंगी, ट्रक्स बनाने वाली कंपनी और उसके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को भी नया बिजनेस मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रक रास्तों पर चलेगा उतना ज़्यादा उसका मेंटेनेंस आएगा, या फिर आपको टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ेगी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी और उसके साथ जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी नई जॉब मिलती है, उनको भी नया काम मिलता है। जस्ट वन एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो एज यू कैन सी कि जब सरकार कोई नया निर्माण करती है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब सरकार कम पैसे खर्च करती है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, तो ग्रोथ के ऊपर डायरेक्टली हमें इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। और इस साल यही देखने को मिला है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए उससे काफ़ी कम हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी चीज़ के कंटिन्यूएशन में समथिंग सिमिलर, ये भी बजट के बारे में ही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये आर्टिकल लिखा है डी सुब्बाराव साहब ने। अब डी सुब्बाराव जो हैं, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी हमारी करेंसी की जो नोट्स हैं उनके ऊपर उनकी साइन है डी सुब्बाराव। ये गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और काफ़ी अच्छा लिखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में उनके आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को वो टच करते हैं। तो बी अर्नेस्ट ऑन द फिस्क, फिस्क यानी कि फिस्कल, यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन, बी अर्नेस्ट ऑन द फिस्क। चलिए इसको देखते हैं। इस साल हमारी इकोनॉमी जो है ये 9.2% से ग्रो करेगी। ये एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, ये ग्रोथ का आंकड़ा है, ये प्लस में है, राइट, इट इज़ इन ब्लू। लास्ट ईयर की बात करें तो हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी कितनी? 7.3, या फिर आप इसको कह सकते हैं -7.3 से ग्रोथ जो है वो कितना आगे बढ़ेगा, 0 को भी हमने क्रॉस कर लिया और 9.2% की बात हो रही है। तो दिस इज अ बिग जंप, इजंट इट? और लास्ट टाइम -7.3 इसलिए था बिकॉज ऑफ कोविड ऑफ कोर्स, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि कोविड का जो टाइम है उसके पहले का जो टाइम था उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो अब इकोनॉमी जो है वो डिलीवर कर रही है। यहाँ पर डी सुब्बाराव साहब ये कहते हैं कि इस प्रकार से चीज़ों को देखना जो है वो थोड़ा मिसलीडिंग होगा। द आंसर इज 6% बिलो द प्री पेंडेमिक पाथ, क्योंकि प्री पेंडेमिक एरा जो था 2020 में, जब मार्च से लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन से पहले के अगर आप आंकड़े देखेंगे, उस टाइम पर जो फाइनेंशियल एनालिसिस की सीरीज़ को जिन्होंने फॉलो किया है, या फिर हिंदू एनालिसिस की सीरीज़ को जिन्होंने फॉलो किया है, उनको पता होगा कि इकोनॉमी के आंकड़े उतने अच्छे नहीं थे। कुछ 4.6 या 4.8 के आसपास हमारा ग्रोथ रहता था, इकोनॉमिक ग्रोथ पर ईयर का, जो मिनिमम 6-7% से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे समय में हमारा ग्रोथ जो है ये 4% के आसपास, 4.5 के आसपास था, 5% से कम था।
तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, और ऊपर से फिर लॉकडाउन आया तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब जब हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें 4.8 और 4.5 या फिर इसके साथ नहीं, हमें 6% जो हैं, +6 या फिर +7% वाला जो फेज है उसके साथ चीज़ों को कंपेयर करके देखना चाहिए। और तब हम जब देखते हैं तब लगता है, क्योंकि अगेन क्विकली लेट्स से ये ग्राफ है, तो पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी, फिर ऐसे हुई और फिर आ गया लॉकडाउन, तो फिर यहाँ ये वाला फेज़ जो है ये लॉकडाउन वाला फेज़ है, और अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो वापस जा रही है। और अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें इस चीज़ के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, हमें इस लेवल के साथ चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए कि अच्छी वाली सिचुएशन पहले क्या थी और कैसे हम उस चीज़ को अचीव, कैसे उस ग्रोथ के फेज़ को हम अचीव कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। ऐसा लग रहा था कि कोविड के टाइम पर सभी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आई है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। जो पैसे वाले लोग हैं हमारे देश में, उनकी वेल्थ और ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जिनके पास पैसे थे वो और ज़्यादा पैसे वाले बने हैं, जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब बने हैं। Accelerate the growth rate and importantly ensure that the growth translates to job and incomes for the poor. अब अगर हम ग्रोथ अचीव करने की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ कैसा होना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है हमारे देश का, उसको जॉब मिले, उसको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम मिले। प्रश्न यह है कि ग्रोथ कहाँ से आएगा। ग्रोथ जो है वो हम प्राइवेट कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड नहीं, प्राइवेट कंजम्पशन यानी कि मैं और आप जो सामान खरीदते हैं, ऑयल, साबुन, घड़ी, बुक, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो करते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, बाइक, मोटरसाइकिल, कपड़े, जो भी खाने पीने की चीज़ें, घर चलाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं, इसको कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन। तो ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जब ज़्यादातर देश की पॉपुलेशन जो है उनके पास अब काम नहीं था, वो घर बैठे थे। कुछ दिनों पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि कितने लोगों के पास फॉर्मल जॉब्स हैं। तो जो लोग लेट्स से सरकारी नौकरियों में काम कर रहे, जो बड़ी कंपनीज में काम कर रहे थे, तो उनको तो सैलरी और चीज़ें मिलती रही। लेकिन वे सारे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही क्षेत्र में काम करते हैं। जस्ट इमेजिन एक मजदूर जो हर रोज़ मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था, क्या उस मजदूर को कोई पैसे देगा कि ये लो आपके रोज़ के 500 या 1000 जो भी रुपए हैं वो नहीं मिलेंगे। तो उसकी जो भी सेविंग है वो नियरली ख़त्म हो चुकी है। तो अब अगर उसको नया काम मिल रहा है तो वो बहुत सोच विचार करके पैसों को खर्च करेगा। तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसके ऊपर हम ग्रोथ को उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। Population who contribute to the bulk of consumption are too shaken right now to spend. Private investment too is unlikely to pick up soon. जैसे हमने देखा पहले कि इसके पहले का जो आर्टिकल था उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे समय पर कोई भी नई कंपनी नहीं खरीदेगा। प्राइवेट बिजनेस जो लोग हैं वो भी अभी नए पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि यहाँ पर एक दुकान चल रही है तो चलिए एक और दुकान दूसरे एरिया में खोलें। पैसे हैं, इसको संभाल के रखो, पता नहीं 3rd वेव आए, 4th वेव आए, क्या होगा, वी डोंट नो। तो अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ओनली ऑप्शन जो है दैट इज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो मैंने आपको बताया कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हेवी लिफ्टिंग जो है वो कर सकता है, यही ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू के बारे में हमने देखा कि कैसे डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, और ऊपर से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है, और महंगाई के टाइम पर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और लोग पैसे भी खर्च कम करते हैं। तो सरकार के लिए ये थोड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नहीं हो पा रहा है उसके पीछे जो वन ऑफ द मेन रीज़न है वो ये है कि कोविड की वेव्स की वजह से जो एग्जीक्यूशन था, कुछ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। तो अब वेव्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर लेट्स से 3rd वेव आ जाए और फिर से लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन जैसे सिचुएशन आए, उसके बाद फिर से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और फिर से 4th वेव आए, जस्ट इमेजिन कैसा अगर हो। तो ऐसा इमेजिनेशन करके हमें एग्जीक्यूशन के प्लान को, सरकार को जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके एग्जीक्यूशन का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर चलना पड़ेगा।
और ये जब सरकार करेगी तब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो खर्च कर पाए, पैसे हैं और फिर उसको खर्च कर पाना जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो जॉब्स जनरेट होगी, ग्रोथ जो है, एक व्हील जो है इकोनॉमी का वो थोड़ा मोशन में आएगा। वो जब मोशन में आएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी एंड देन प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा। तो सारे जो ऐसे इंजन्स हैं वो एक के बाद एक इकोनॉमी के स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो 125th बर्थडे है ये कल हमने सेलिब्रेट किया पराक्रम दिवस के तौर पर, और इसको लेकर एक पॉडकास्ट और एक रील भी मैंने रिलीज़ की थी अपने इंस्टाग्राम पर। यू कैन चेक इट आउट, इट इज़ अवेलेबल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक होलोग्राम जो है ये भी अनवेल किया गया है इंडिया गेट में। इट इज़ डन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड महाराष्ट्र की जो स्कूल्स हैं ये रीओपन होगी फ्रॉम टुडे। इसके अलावा कुछ और दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। सैटरडे को जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है बोरिस जॉनसन, और आज का एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सोन विथ फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस राइट। लगभग 11 बजे के आसपास वो वीडियो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज क्यूरियसली एजुकेशन, और एक चैनल है क्यूरियसली फॉर एवर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।